मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से की हैं लोगों ने जाके जेल में। इमरान खान साहब को ऑफर्स दी गई हैं। उन्हें जो ऑफर्स दी गई हैं, मुझे आज मेरे एक सोर्स ने बताया कि इमरान खान साहब को ये ऑफर्स दी गई थी जेल के अंदर कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो अब भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम आपको जेल के अंदर भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, अस्पताल में भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आपके साथ टाइमलाइन तय कर सकते हैं कि इतने अरसे में आप बाहर आ जाएंगे, हमारी चंद छोटी छोटी चीज़ें वो आप मान लें। लेकिन इमरान खान साहब ने किया साफ इनकार। इमरान खान साहब ने कहा मैं यहाँ पढ़ा हूँ ना, यहीं पढ़ा रहूँगा, 100 साल भी मुझे यहाँ रखोगे मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगा और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब लोगों को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि जेल में बैठा हुआ एक आदमी आपसे धोखा नहीं कर रहा, तो क्या आप उस आदमी के साथ मुखलिस हैं? क्या उसकी आवाज़ के ऊपर आप भी उसी शिद्दत से खड़े हैं या नहीं खड़े? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। IRK स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि आज पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर होने जा रही हैं और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी उनकी जगह लेने जा रही हैं। इमरान रियाज ने इस सूरत हाल पर तजिया देते हुए कहा, पाकिस्तानी ये सोचते थे कि कोई भी चीफ जस्टिस आए वो कभी भी जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तानियों को गलत साबित कर दिया और अब वो एक ज़रबुल मिसल बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक्सटेंशन के शौक़ में आइन और कानून, हत्ता के जो उनकी अपनी अदलिया है और जो साथी जज हैं, उन तक से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खिलवाड़ किया है और पूरी अदलिया को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से बदतरीन सियासी इंतकाम और दुश्मनी निभाई है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुई और इसकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके बारे में सारे सर्वेस कह रहे थे कि ये जमात स्ट्रेट अवे इलेक्शन जीत रही है और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करेगी, उस जमात से 13 जनवरी को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीनने का एक स्याह फैसला किया। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में इदारों ने पाकिस्तान की सियासत में बदतरीन मुखालफत की, बदतरीन मुदाखलत की, सियासी जमात की मुखालफत की, ये सारा कुछ किया। तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात जो हुए हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुए हैं। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में जो इंतखाबात हुए, ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए, इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। यानी जो पाकिस्तान टूट गया था जब 1971 में, तो उन इलेक्शन में भी धांधली ऐसे नहीं हुई थी जैसी धांधली इमरान खान के खिलाफ की गई। बदतरीन धांधली थी, पूरे के पूरे नताइज बदल दिए गए, अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया था, हुकूमत किसी और को दे दी गई और ये सारा कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुआ। यानी ये जितना भी 45-47 वाला खेल था, ये काजी साहब के दौर में हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ख़ुसूसन पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में तारीख़ी नौइयत का ये हुआ है। यानी लोगों के बेडरूमों तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घुसे, लोगों के घरों को और कीमती सामान को तोड़ा गया। ये सारा कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुआ। हत्ता के जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं, उनके घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बेशुमार सैकड़ों मिसालें हैं। ख़वातीन की तारीख़ी बेहुरमती हुई काजी साहब के दौर में, बहुत सारी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, आंसू गैस का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ ख़वातीन अभी भी हिरासत में है। यानी आप मिसाल ले लें, बुशरा बीबी जो है वो एक दिन पहले रिहा हुई, मैं बताता हूँ उनके बारे में कुछ तफ़सीलात आपको। अभी भी यास्मीन राशिद साहिबा जेल में, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेरी जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात हुई, वो कह रहे जी ना उनको दवाइयाँ देने देते हैं, ना उन्हें खाना देने देते हैं, ना उनके बच्चों से और फैमिली से मुलाकात करने देते हैं और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जुल्म और फस्तायत है ना कि ये दोनों मियाँ बीवी क्यों इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो जाकर इमरान खान के साथ खड़ा होता है या वफादारी साबित करता है, उसको निशान इबरत बनाती है ये रियासत। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहिबा जो है, उनके साथ भी उनको तकलीफ में रखा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं। वहाँ MKM को सपोर्ट किया गया कराची में दबा के, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा जोर लगाया गया बाकी जमातों को देने के लिए, पंजाब के अंदर PMLN को सीटें जो है वो बांटी की जैसे रेडियाँ बांटते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हत्ता कि ये पहली मरतबा हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में
जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, नॉमिनेशन पेपर, उनसे नॉमिनेशन पेपर तक छीन लिए जाते थे। इसकी वीडियोस चलती थी, लेकिन काजी साहब ने कुछ नहीं किया। शुरू में जो लोग काजी फैज ईसा की हिमायत में थे, काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट के करीब, वो लोग भी यौम नजात मना रहे हैं, क्योंकि वुकला, सिविल सोसाइटी, सहाफी, सब लोगों का मुश्तरका ख्याल है कि काजी फैज ईसा ने सहूलतकारी करने में जस्टिस मुनीर का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है और अब उन्हें तारीख में एक ऐसे चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने बदतरीन इंसानी हकूक और आजादी राय की खिलाफ वर्जी करने वालों की सहूलतकारी की। इस सारी सूरत हाल पर तजिया देते हुए इमरान रियाज ने मजीद कहा कि जबरी गुमशुदगियां जो हैं वो काजी फैज ईसा साहब के दौर में मामूल बन गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। हत्ता कि इस्लामाबाद और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और अहम तरीन शहरों से, मेन जगहों से इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। मैं भी जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं, जिनमें इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मीडिया के ऊपर एक जबर का माहौल रहा काजी साहब के दौर में, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, हैरत की बात एक और भी है, काजी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हमायती खो दिए। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने काम से अपने हमायतियों की तादाद में इजाफा करते, मगर जितने भी सहाफ़ी और वकला काजी साहब के हमायती थे वो सारे काजी साहब के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि काजी साहब ने काम ही ऐसे किए थे। फिर अरशद शरीफ साहब का केस है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें बिल्कुल इंसाफ फराम नहीं किया। और इसके अलावा जो है जिसने भी काजी साहब पे एहसान किया, मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब को आप ले लें, उन्होंने काजी साहब के ऊपर एहसान किया, लेकिन काजी साहब ने उनके खिलाफ इकदाम किए। इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पर और उनकी अहलिया पर चलाया गया, लेकिन काजी साहब के कान पर जूं तक ना रेंगी। सियासी कारकुनों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियाँ हुई और उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। साथ ही जजों ने ख़त लिख कर काजी फैज ईसा साहब को कहा कि जनाब हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, मगर काजी साहब को होश नहीं आई। पार्लियामेंट में जाके काजी साहब बैठ गए जनाब और अपने मनसब को काफ़ी डिग्रेड किया और जाते जाते भी 63A का जो एक फ़ैसला था उसकी मनचाही नज़रसानी की, मनचाहा बेंच बनाकर एक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मंडियाँ लगी, वो भी काजी फैज ईसा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। काजी साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन दो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैं हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। हामिद मीर साहब जी काजी फैज ईसा साहब के बारे में कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं काजी फैज ईसा जैसे जज की हमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नज़रिया ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया है। अब यही बात जो है वो अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं, जो पहले खड़े हुए थे काजी साहब के साथ। यानी मुझे आफरीन है सिद्दीक जान पे और कुछ सहाफ़ी हैं उन पे भी, वो पहले दिन से कह रहे थे कि काजी फैज ईसा जो है वो एक फ्रॉड किस्म का करैक्टर है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये अजीबोगरीब माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन काजी साहब ने अपने कंडक्ट से साबित किया कि जो लोग उनकी हमायत करते थे, मुतीउल्लाह जान साहब हैं, असद तूर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो हमायत करते थे वो भी मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं, काजी साहब डिजर्व नहीं करते थे और ये काजी साहब ने ज्यादती की है। एक और गवाही भी आई है जी बिलावल की। बिलावल ने कहा जी काजी फैज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। ये बिलावल ने BBC को इंटरव्यू दिया, तो आप अंदाज़ा कर लें कि काजी फैज ईसा साहब आईनी तरमीम के लिए भी रोल प्ले कर रहे थे। हालांकि जज का कोई काम नहीं होता, पार्लियामान का काम है, लेकिन क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे तो काजी फैज ईसा साहब ने आंखें बंद रखी, जुल्म होने दिया, अगवा होने दिए, तशद्दुद होने दिया, मंडियां चलने दी और 63A की नज़रसानी इस अंदाज में की ताकि जिसने जिसको ख़रीदना है वो ख़रीदे और जिसने जिसको डराना है वो डराए। इसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा सख्त है, जो उन्होंने कहा एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे बदज़बान, बदतमीज़, बदतहज़ीब, बद किरदार, करप्ट, मुनाफिक, इंसाफ के कातिल और ख़ुद पसंद शख्स का नाम काजी फैज ईसा है। इंसाफ का जो कत्लेआम इस शख्स के दौर में हुआ, इस पर यह शख्स तारीख में एक मकरूह किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा, खस कम जहां पाक। ये जी साहबजादा हामिद रज़ा साहब का स्टेटमेंट है काजी फैज ईसा के बारे में। अब कुछ और चीज़ें वो भी आप देखें ना, टाइम तो ख़त्म हो ही जाता है, इस पर आप गौर कीजिए ना। काजी साहब जब
13 माह पहले आए थे तो शायद उन्हें लगता था वो हमेशा यहीं पे रहेंगे। उनके साथ एक्सटेंशन के वादे किए गए, उनको यकीन दहानियां करवाई गई। एक दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो फिर उनकी अदालत से इसकी तस्हीह आई कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, बाकी जजों को मिलेगी तो कादी साहब को भी मिल जाएगी, वो भी एक्सटेंशन ले लेंगे। तो कादी साहब कानून में ऐसी तब्दीली चाहते थे कि 3 साल मजीद वो रहें, लेकिन कादी साहब नहीं रह पाए, आज उन्हें जाना पड़ रहा है। तो जो लोग आज सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें क्या लगता है कि वो हमेशा यहीं पे बैठे रहेंगे? एक दिन ये सीट बड़ी बेवफा होती है, आप इस सीट से उतरेंगे और किस्सा पारीना बन जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल बाजवा जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या जनरल मुशर्रफ जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या पहले इफ्तिखार चौधरी साहब जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या वज़ीर आज़म को आप ले लें बहुत सारे, तो उन सबको लगता है कि वो खुदा बन बैठे हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, वो स्याह को सफ़ेद कर सकते हैं और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सीट उनके पास पे चली जाती है और वो एक छोटा सा फैसला भी नहीं कर सकते, एक सेक्रेटरी की ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, एक छोटी सी पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, एक बंदे को तरक्की भी नहीं दिलवा सकते, ना किसी का फ़ायदा करने का उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी बचती है, ना किसी का नुकसान करने की उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी बचती है। बहरहाल एक दिन तो सबने जाना है, अब देखना यह है कि तारीख के अंदर उनका नाम क्या लिखा जाता है। क्या उनका नाम तारीख के कूड़ादान में जाता है या सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है? ये आपका अपना किरदार इस बात का तयन करता है कि आपने उस सीट पर बैठकर इंसाफ किया या ना इंसाफी की, ज़ाती मफादात देखे या पाकिस्तान के मफादात देखे। बहरहाल अभी तो पाकिस्तान के मफादात तो लोग देखते नहीं है, ज्यादातर अपने मफादात देखते हैं। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बात करते हुए कहा कि अदालती फैसला आने के बाद बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और उसके बाद बुशरा बीबी पेशावर मूव कर गई हैं। इस पर इमरान रियाज ने कहा कि जो वकला इमरान खान से जेल में मिलने गए थे उन्होंने बाहर आकर बुशरा बीबी से भी मुलाकात की और उनको ये पैगाम दिया कि इमरान खान का ये हुक्म है कि आप पेशावर जाएं। इस सारी सूरत हाल पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि फैसल वाडा वगैरह और कुछ और टाउट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की डील हो गई। देखिए, ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि बुशरा बीबी जो है वो वादा माफ गवाह बन गई। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि बुशरा बीबी पे मुकदमा हो गया, अब लग पता जाएगा। तो जब बुशरा बीबी पे मुकदमा हुआ तो वो खुद चली गई जाके, उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उन्होंने कहा मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं, इमरान खान की ताकत बनूंगी, और उन्होंने ये बात साबित की। अब डील का जो लोग बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? देखें, डील की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस खानदान से लड़ते 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 लड़के थक गए हैं और अब उनके अंदर मजीद लड़ने की सकत बाकी नहीं है, क्योंकि ज़िल्लत ही बहुत है इस काम के अंदर कि आप औरतों से लड़ते हैं, आप लोगों को कैदी बनाते हैं, आप लाकानूनियत करते हैं, फस्तायत करते हैं, जुल्म और जबर का सहारा लेते हैं, तो इसमें इज्जत तो नहीं मिलती। अब अगर इमरान खान ने डील ही करनी होती तो इलेक्शन से पहले करता ताकि इलेक्शन में उसकी हुकूमत बने, या वो इलेक्शन हारने के बाद डील कर देता कि ठीक है अब मेरा मोराल डाउन है मैं डील कर रहा हूँ, या इमरान खान साहब बजट के मौके के ऊपर एक उनको अपॉर्चुनिटी थी वो तब डील कर देते, IMF के मुआहदे के ऊपर बड़ा मौका था वहाँ डील कर देते, या जब आईनी तरमीम हो रही थी उसमें डील का मौका था वहाँ डील कर देते। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से की हैं लोगों ने जाके जेल में। इमरान खान साहब को ऑफर्स दी गई हैं, उन्हें जो ऑफर्स दी गई हैं, मुझे आज मेरे एक सोर्स ने बताया कि इमरान खान साहब को ये ऑफर्स दी गई थी जेल के अंदर कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो अब भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम आपको जेल के अंदर भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, अस्पताल में भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आपके साथ टाइमलाइन तय कर सकते हैं कि इतने अरसे में आप बाहर आ जाएंगे, हमारी चंद छोटी छोटी चीज़ें वो आप मान लें। लेकिन इमरान खान साहब ने किया साफ इनकार। इमरान खान साहब ने कहा मैं यहाँ पढ़ा हूँ ना, यहीं पढ़ा रहूँगा, 100 साल भी मुझे यहाँ रखोगे मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगा और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब लोगों को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि जेल में बैठा हुआ एक आदमी आपसे धोखा नहीं कर रहा तो क्या आप उस आदमी के साथ मुखलिस हैं? क्या उसकी आवाज़ के ऊपर आप भी उसी शिद्दत से खड़े हैं या नहीं खड़े? अब जो लोग कहते थे डील हो गई, तो किस चीज़ पे इमरान खान ने डील की? आईनी तरमीम भी हो गई तो अब इमरान खान ने डील कर दी है। अगर इमरान खान ने डील की होती तो वो अपनी बेगम को बनी गाला या जमान पार्क भिजवाते कि उनको ख़तरा ना होता कि दोबारा उनकी बेगम के ऊपर शब खून मार के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें पेशावर भिजवाया। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई डील नहीं हुई। नाज़रीन इकराम, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।